नमस्कार। कार्यक्रम पार्लियामेंट दिस वीक में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अर्चना मिश्रा। संसद टीवी के इस खास कार्यक्रम में हम बात करेंगे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष से जुड़ी कुछ खास खबरों की। साथ ही डालेंगे नजर संसद भवन परिसर से जुड़ी तमाम गतिविधियों पर। तो शुरुआत करते हैं पार्लियामेंट दिस वीक की, लेकिन सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने 2020 बैच के प्रशिक्षु आईएएस अधिकारियों को किया संबोधित। कहा, मजबूत शासन व्यवस्था के लिए निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से निभाएं जिम्मेदारी। सेवा के दौरान समर्पण में नहीं आने दे कोई कमी। हिंदी दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री का संदेश। हिंदी ने हिंदुस्तान को दिलाई विशेष पहचान। लोकसभा और राज्यसभा सचिवालय की ओर से आयोजित हिंदी पखवाड़े में भी राजभाषा के प्रचार प्रसार पर जोर। कोटा में आयोजित डिफेंस एक्सपो में लोकसभा अध्यक्ष का संबोधन। कहा, रक्षा क्षेत्र में है अपार संभावनाएं। प्रदर्शनी में दिखी आधुनिकता और आत्मनिर्भर भारत की झलक। रक्षा राज्य मंत्री और सेना के अधिकारी भी रहे मौजूद। उपराष्ट्रपति ने कारोबारी उत्कृष्टता के लिए 16वें बीएमएल मुंजाल पुरस्कार समारोह को किया संबोधित। उद्यमियों से सरकारी योजनाओं के साथ तालमेल बिठाने का दिया सुझाव। क्षमता और प्रतिभा के सार्थक इस्तेमाल के लिए इकोसिस्टम बनाने की दी सलाह। संसद टीवी का 1 साल हुआ पूरा। उपराष्ट्रपति और लोकसभा अध्यक्ष ने ट्वीट के जरिए दी बधाई। कहा, लोकतंत्र को मजबूत करने और आम जन की आवाज को बुलंद करने की जिम्मेदारी निभा रहा है संसद टीवी। उज्जवल भविष्य की दी शुभकामनाएं। तो बढ़ते हैं आगे। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने उपराष्ट्रपति निवास पर भारतीय प्रशासनिक सेवा के 2020 बैच के प्रशिक्षु अधिकारियों से मुलाकात की। उपराष्ट्रपति ने कहा कि प्रशासनिक सेवाओं को लोगों तक बेहतर तरीके से पहुंचाने और शिकायत निवारण के लिए अधिकारियों को पूरे समर्पण के साथ काम करना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि शासन व्यवस्था को मजबूत बनाए रखने के लिए जरूरी है कि नीति नियमों का सही ढंग से पालन हो, साथ ही पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से जिम्मेदारी का निर्वहन हो। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने आईएएस अधिकारियों से कहा कि सिविल सेवक के रूप में आप संविधान के प्रति अपनी सर्वोच्च निष्ठा रखते हैं, इसलिए नागरिक सेवाओं के लिए समर्पण के साथ काम करें। उपराष्ट्रपति ने साल 2020 बैच के 175 अधिकारियों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि किसी भी एक पक्ष पर ध्यान केंद्रित करने या राजनीतिक पक्ष लेने से किसी भी कीमत पर बचना चाहिए। You will be exposed to experiences and conduct of others which may shake your mind and heart and generate a feeling of dejection and desperation. Never do that. That is not your weakness. That is weakness of the other person. Anyone in any authority, whatsoever, political or otherwise, may not be that sensitive to the requirements of law or democratic principles. साल 2020 बैच के ये अधिकारी विभिन्न मंत्रालयों में सहायक सचिव के तौर पर नियुक्त हैं। उनके साथ कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग डीओपीटी की सचिव श्रीमती एस राधा चौहान और डीओपीटी के अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। वहीं राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ को स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संबंधी संसदीय स्थायी समिति की रिपोर्ट पेश की गई। समिति के अध्यक्ष रामगोपाल यादव ने समिति के 6 प्रतिवेदन संसद भवन के सभापति कक्ष में राज्यसभा के सभापति को सौंपे। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संबंधी संसदीय स्थायी समिति के अध्यक्ष रामगोपाल यादव से बातचीत की हमारी सहयोगी कृति मिश्रा ने। हमारे साथ हैं संसदीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण समिति के अध्यक्ष रामगोपाल साहब। सर, स्वागत है आपका संसद टीवी पर। आपने बेहद महत्वपूर्ण जो समिति की सिफारिशें हैं, जो रिपोर्ट हैं, वो चेयरमैन को प्रेजेंट की है। क्या बड़ी बातें, कौन से बड़े हाइलाइट्स हैं? देखिए, ये 6 रिपोर्ट्स थीं जो आज मैंने माननीय सभापति महोदय के सामने प्रस्तुत की। उसमें कमेटी की कुछ तो सामान्य रिपोर्ट्स होती हैं, जैसे बजट के ऊपर जो हम लोग रिपोर्ट देते हैं उस पर गवर्नमेंट ने क्या कार्रवाई की, उस पर एक्शन टेकन रिपोर्ट होती है। पान मसाला गुटखा पर पाबंदी, हर जगह लोग चबाते रहते हैं, कैंसर हो जाता है। और इसको सस्ता करने के लिए, अच्छा, दूसरे इसकी जानकारी अगर जल्दी हो जाए तो लोग ठीक हो सकते हैं। स्क्रीनिंग के लिए, इसकी जांच के लिए जगह जगह व्यवस्था गवर्नमेंट को करनी चाहिए। कैंसर सेंटर बना देना चाहिए। कोई आता है तो पता करे कि भाई इसके कैंसर डेवलप हो रहा है,
तो उसका ट्रीटमेंट हो सकता है। और सस्ता कैसे हो, इलाज महंगा बहुत होता है, आदमी एक तो बचता नहीं है, दूसरे पैसा इतना लगता है कि उसकी ज़मीन बिक जाती है। तो जो नवी मुंबई में हमारा टाटा का अस्पताल है कैंसर का, वो हिंदुस्तान का बेस्ट अस्पताल है, उसके पैटर्न पर अगर इलाज दूसरी जगह भी गवर्नमेंट व्यवस्था करती तो गरीब लोगों की निःशुल्क ट्रीटमेंट हो सकता है और सब्सिडाइज रेट पर जो पैसा भी देना पड़ता है दवाइयों का, इंजेक्शन अभी 1-1 लाख का आता है, वो पता चला कि 20,000 30,000 में मिल सकता है, तो लोग इलाज करा सकते हैं। ये कुछ रिपोर्ट्स हैं, इम्पॉर्टेंट रिपोर्ट्स हैं, अगर गवर्नमेंट इस पर अमल करेगी तो लोगों का कल्याण होगा। वहीं हिंदी दिवस के मौके पर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष ने देशवासियों को बधाई दी। साथ ही हिंदी दिवस के अवसर पर लोकसभा सचिवालय और राज्यसभा सचिवालय की ओर से हिंदी पखवाड़े का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान हिंदी के प्रचार प्रसार पर जोर दिया गया। इस दौरान सचिवालय की ओर से कई प्रतियोगिताओं का भी आयोजन किया गया। 14 सितंबर 1949 को देश की संविधान सभा ने सर्वसम्मति से हिंदी को राजभाषा के रूप में अपनाया था और इसलिए हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है और इसी दौरान हिंदी पखवाड़ा आयोजित किया जाता है। हर बार की तरह इस बार भी लोकसभा सचिवालय की ओर से 12 सितंबर से 27 सितंबर तक हिंदी पखवाड़ा का आयोजन किया गया। अपर सचिव प्रसेनजीत सिंह ने दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने भारतीय भाषा के प्रचार प्रसार पर जोर दिया। राज्यसभा सचिवालय में भी 14 सितंबर से 18 सितंबर तक हिंदी पखवाड़ा मनाया जा रहा है। इस दौरान हिंदी निबंध और हिंदी ज्ञान प्रतियोगिता, हिंदी अनुवाद और सामान्य हिंदी ज्ञान प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस दौरान हिंदी की विभिन्न प्रतियोगिताएं, हिंदी निबंध, हिंदी ज्ञान प्रतियोगिता, वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन हुआ, जिसमें लोकसभा और राज्यसभा सचिवालय के अधिकारी और कर्मचारियों ने भाग लिया। उपराष्ट्रपति ने ट्वीट के जरिए कहा कि हिंदी को जीवन के हर क्षेत्र में अपनाने और प्रोत्साहित करने का संकल्प लेना चाहिए। वहीं प्रधानमंत्री ने ट्वीट के जरिए कहा कि हिंदी ने भारत को विश्व स्तर पर विशेष सम्मान दिलाया है और इसकी सादगी और संवेदनशीलता हमेशा लोगों को आकर्षित करती है। कोटा के दशहरा मैदान में देश के तीसरे और राजस्थान के पहले डिफेंस एक्सपो का आयोजन किया गया। एग्जीबिशन का उद्घाटन लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत के माध्यम से एमएसएमई की क्षमता और उत्पादकता को बढ़ाने के प्रयास किए जा रहे हैं, जिससे वे डिफेंस सेक्टर को मजबूत बनाने में सहभागी बन सके। उन्होंने ये भी कहा कि रक्षा क्षेत्र में अनंत संभावनाएं हैं और ये कॉन्क्लेव राजस्थान के सभी एमएसएमई स्टार्टअप्स को नई राह दिखाने में मील का पत्थर साबित होगा। इस मौके पर डिफेंस और सेना के अधिकारी भी मौजूद रहे। कोटा के दशहरा मैदान में देश के तीसरे डिफेंस एक्सपो की प्रदर्शनी लगाई गई। एग्जीबिशन का उद्घाटन करने के बाद लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने अपने संबोधन में कहा कि बिजली, पानी की प्रचुरता और दिल्ली मुंबई रूट की लोकेशन होने के कारण कोटा में इस बात की पर्याप्त संभावना है कि ये शहर सैन्य हथियारों और इसके कलपुर्जे बनाने वाले लघु उद्योगों की स्थापना का हब बन सकता है। आज मेक इन इंडिया के प्रोडक्ट केवल उपभोक्ता सेक्टर में नहीं, सर्विस सेक्टर में नहीं, आज आईटी के अंदर तो दुनिया के अंदर 100 से ज्यादा देश ऐसे हैं जिसके अंदर आईटी सेक्टर की कंपनियां, भारत की कंपनियां दुनिया के अंदर आईटी के माध्यम से वहां की हर चुनौतियों का सॉल्यूशन देने का काम करें। लेकिन रक्षा जैसे सेक्टर के अंदर भी भारत की कंपनियां मेक इन इंडिया आने वाले समय में निर्यात का बड़ा हब बने, इस दिशा की ओर व्यापक काम किया जा रहा है। देश के रक्षा राज्य मंत्री ने कहा कि डिफेंस एक्सपो से बदलते सशक्त होते इंडिया की छवि साफ झलकती है। भारत हथियार बनाने और उन्हें एक्सपोर्ट करने में अग्रणी बनता जा रहा है। सैन्य हथियारों को एक्सपोर्ट करने वाले टॉप 25 देशों में भारत शामिल हुआ है। सिपरी एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, तो उसमें 25 टॉप देश एक्सपोर्ट करने वाले निकले 2020 में, और हमको ये जान के खुशी होती है, जो हमको बहुत हल्का फुल्का माना जाता था पहले, ये प्रधानमंत्री जी का ही करिश्मा है
कि जो टॉप 25 देश थे उसमें हमारा देश भारत पहली बार निकला जो एक्सपोर्ट कर रहा है इतना जबरदस्त तरीके से। इसके साथ ही कोटा के डिफेंस एक्सपो में रक्षा क्षेत्र से जुड़ी आधुनिक और आत्मनिर्भर हो रही भारतीय सेना की खास झलक देखने को मिली। यूफोरिया बैंड और 250 ड्रोन शो के साथ जगमगा उठा कोटा का दशहरा मैदान। इस मौके पर लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि इस तरह के कार्यक्रम स्टार्टअप्स में युवाओं को नए अवसर तलाशने के लिए प्रेरित करेंगे। राजस्थान का हर रंग अपने आप में अनोखा है, बात फिर ट्रेडिशन की हो या मॉडर्न आर्ट की। ऐसा ही कुछ कोटा के आसमान में नजर आया, जहां राजस्थान से जुड़ी कई पहचान आसमान में नजर आई। फिर चाहे घूमर करती महिला हो या रेगिस्तान का जहाज, राठौड़ी मूंछ और मारवाड़ की पगड़ी की इमेज भी काले आसमान में दिखी। नेशनल डिफेंस एक्सपो के तहत आयोजित इस शो में 250 लाइट ड्रोन ने टेक्नोलॉजी और ट्रेडिशन को मिलाकर परफॉर्म किया। वहीं यूफोरिया बैंड की परफॉर्मेंस ने भी लोगों को झूमने पर मजबूर कर दिया। आगे थे, आगे हैं, आगे रहे। शिक्षा नगरी कोटा वालों, आप लोग आगे थे, आगे हो, आगे ही रहोगे। इस शो में अलग अलग दिशाओं में ड्रोन एक के बाद एक तरह तरह की आकृतियां बनाते रहे। इस नज़ारे को कैद करने के लिए लोगों में होड़ मच गई। लोगों ने अपने मोबाइल में इन खूबसूरत नज़ारों को रिकॉर्ड किया। कार्यक्रम के दौरान लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि ड्रोन शो IIT दिल्ली में पढ़ रहे बच्चों के स्टार्टअप ने तैयार किया है। भविष्य में यह युवा 3500 ड्रोन का शो करने वाले हैं। शो को करने वाले जो नौजवान हैं वह हमारे दिल्ली IIT के पढ़ने वाले वो नौजवान हैं जिन्होंने यहीं रिसर्च किया, यहीं डेवलप किया और आने वाले समय के अंदर अभी इन्होंने 1000 ड्रोन शो का लाइव कर्तव्य पे किया था। गुजरात में गांधीनगर एक्सपो में 2000 का शो करने वाले हैं और भविष्य में 3500 ड्रोन का लाइव शो करने वाले हैं जो दुनिया में अपने आप में अनोखा। तो कार्यक्रम पार्लियामेंट दिस वीक में वक्त हो गया है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी है, बने रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। बढ़ते आगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 2025 तक देश से टीबी उन्मूलन के मिशन को फिर से मजबूत करने के लिए प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान का वर्चुअली शुभारंभ किया। इस दौरान एक वेब पोर्टल निक्षय का भी शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने निक्षय पोर्टल के माध्यम से टीबी रोगियों को सामुदायिक सहायता प्रदान करने की सरकार की पहल की सराहना की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि जनभागीदारी देश से टीबी के रोग के उन्मूलन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने ये बात देश से 2025 तक टीबी उन्मूलन के मिशन को गति देने के लिए प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान के वर्चुअली शुभारंभ के दौरान कही। इस मौके पर राष्ट्रपति ने कहा कि आयुष्मान भारत योजना के तहत टीबी के उन्मूलन की दिशा में काम करने के लिए आरोग्य केंद्रों को विशेष रूप से तैयार किया गया है। राष्ट्रपति ने टीबी के उन्मूलन की सफलता में जनप्रतिनिधियों की भूमिका के महत्व पर भी बल दिया। उन्होंने लोगों से कहा कि बिना संकोच के टीबी का जल्दी से जल्दी पता लगाने और इसका उन्मूलन करने में सहायता के लिए आगे आएं। नया भारत की सोच और कार्यप्रणाली विश्व संप्रदाय में अग्रणी राष्ट्र होने की है। भारत ने कोविड की वैश्विक महामारी का सामना करने में दुनिया के सामने एक मिसाल पेश की है। आत्मविश्वास के साथ आगे चलेंगे और नई भारत की रीति नीति टीबी उन्मूलन के क्षेत्र में भी दिखाई दे रही है। यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के अनुसार सभी राष्ट्र ने वर्ष 2003 तक टीबी उन्मूलन का लक्ष्य तय किया है, लेकिन भारत सरकार ने उसके 5 वर्ष पहले ही यानी वर्ष 2025 तक टीबी के उन्मूलन का संकल्प लिया है।
कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने निक्षय 2 पहल की भी शुरुआत की। निक्षय मित्र पहल टीबी की बीमारी को समाप्त करने के लिए सामुदायिक समर्थन जुटाने की परिकल्पना पर आधारित है। निक्षय एक वेब पोर्टल है जो उपचाराधीन टीबी मरीजों को विभिन्न प्रकार के समर्थन उपलब्ध कराने के साथ ही दानदाताओं के लिए एक मंच है। कार्यक्रम के दौरान स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने 2030 के सतत विकास लक्ष्य से 5 वर्ष पहले देश से टीबी समाप्त करने के प्रधानमंत्री के आह्वान को दोहराया। उन्होंने कहा कि जन भागीदारी से भारत टीबी को हराएगा। निक्षय मित्र पहल टीबी की बीमारी को खत्म करने के लिए सामुदायिक समर्थन जुटाने की परिकल्पना है। आज़ादी के अमृत काल में आज का दिन देश के इतिहास में बड़े गौरव के साथ याद रखा जाएगा। यह अभियान वह प्रयास है जिससे हम देश की जनशक्ति के आशीर्वाद और प्रयास से टीबी के सामने जीत हासिल करेंगे और मोदी जी का देखा हुआ स्वप्न टीबी हारेगा, देश जीतेगा को साकार भी करेगा। साथ में उन लाखों जिंदगियों को भी बचाएंगे जो टीबी का शिकार हो रहे हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने दिल्ली में 16वां बीएमएल मुंजाल पुरस्कार प्रदान किया। ये पुरस्कार बेहतरीन काम करने वाले कारोबारी उद्यमियों को दिए जाते हैं। व्यापार और उद्योग जगत से जुड़े लोगों को उत्कृष्ट योगदान के लिए पुरस्कार देने के बाद उपराष्ट्रपति ने कहा कि भारत का उदय हो रहा है और पूरी दुनिया में भारत और भारतीयों के प्रति सम्मान की भावना लगातार बढ़ रही है। ऐसे में जरूरी है कि उद्यमियों को प्रगति और विकास के लिए सक्षम इकोसिस्टम उपलब्ध करवाया जाए जो लोगों को उनकी क्षमता और प्रतिभा का पूरी तरह से इस्तेमाल करने की अनुमति दे। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने हाल के वर्षों में विकास प्रारूप में होने वाले अग्रणी परिवर्तनों की सराहना की, जिनकी बदौलत वाणिज्य और उद्योग में निवेश और वित्तीय प्रवाह बढ़ाने के लिए सहायक तथा अनुकूल इकोसिस्टम का रास्ता खुला है। उन्होंने 16वें बीएमएल मुंजाल पुरस्कार प्रदान करने के बाद लोगों को संबोधित किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि भारत का उदय हो रहा है और पूरी दुनिया में भारत और उसके नागरिकों के प्रति सम्मान की भावना सकारात्मक रूप से बढ़ रही है। We have noticed in recent years impactful presence of our giants, rich human resource at a global level. The focal role in the success of globally reputed powerhouses, Google, Microsoft, Twitter, IBM, MasterCard, Channel, PepsiCo, Starbucks, to name only a few. They have Indian imprint. They have benefited enormously out of our human resource and genius. With right governmental interventions and resolute leadership, Bharat has become the 5th largest economy in the world and is on course to become the 3rd largest economy by end of the decade. उपराष्ट्रपति ने कहा कि उभरते हुए उद्योगपतियों को प्रगति और विकास के लिए सक्षम इकोसिस्टम उपलब्ध कराने की आवश्यकता है। There can be no better mechanism to develop a country than to make available to the people an ecosystem that allows them to exploit their potential and talent to the fullest. This is working out in recent years, and this is having impactful presence in all segments of our societal life. कार्यक्रम में हीरो एंटरप्राइजेस के अध्यक्ष सुनील कांत मुंजाल, हीरो मोटोकॉर्प के अध्यक्ष पवन कांत मुंजाल, निर्णायक मंडल के सदस्य, पुरस्कार विजेता और अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। उपराष्ट्रपति ने आज़ादी का अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में अतुल्य भारत देश मेरा गीत जारी किया। इस दौरान उपराष्ट्रपति ने मुगल राजकुमार दारा शिकोह की मज़मुल बहरैन के अरबी संस्करण का विमोचन भी किया। इस संस्करण को जारी करने के बाद उपराष्ट्रपति ने कहा कि दारा शिकोह सामाजिक सौहार्द के प्रतिनिधि हैं और उनका ये संस्करण न केवल भारत बल्कि पूरी मानवता के लिए प्रासंगिक है। इसके साथ ही ये सभी धर्मों के बीच समानताओं पर प्रकाश डालता है और भारत के लोगों में एकता की भावना को मजबूत करता है।
उपराष्ट्रपति ने मुगल शहजादा दारा शिकोह को सामाजिक समरसता का पथ प्रदर्शक बताया। साथ ही कहा कि भारत के पास न केवल दूसरों के विचारों के प्रति सहिष्णुता की गौरवशाली विरासत है, बल्कि सभी विचारों के साथ सह अस्तित्व की अनूठी संस्कृति है। उपराष्ट्रपति ने ये बात मुगल शहजादा दारा शिकोह की किताब मजमा उल बहरीन के अरबी संस्करण का विमोचन करते हुए कही। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि भारत में सभी तरह के विचारों के साथ व्यवहार की अनोखी परंपरा रही है। यहाँ बहुलतावाद और समन्वयता की संस्कृति रही है। भारत has had a glorious heritage of not only tolerance for others' views, but a unique culture of engagement with all views, a culture of pluralism and syncretism. I have always believed that we must lend our ears to the other point of view. The urge to reject the other point of view at drop of a hat cannot be taken to be rational approach. Experience has shown that the other point of view, more often than not, turns out to be the correct point of view. And I am sure if we go to our civilizational ethos, consideration of this particular approach has been signally highlighted. दारा शिकोह को एक विलक्षण बुद्धि का व्यक्ति, एक कुशल कवि और संस्कृति अध्येता बताते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि दारा शिकोह अलग अलग धर्मों के बीच विमर्श को बढ़ावा देने के हिमायती थे। आज के दौर में उनकी विरासत और उनके आध्यात्मिक विचारों को फिर से याद करने की जरूरत है, ताकि सामाजिक एकजुटता को और मजबूत किया जा सके। A genius, a skilled poet and a Sanskrit scholar, Dara Shikoh studied Sufi and Vedic philosophies extensively. No one will be surprised at his work with this background. Study of Vedic philosophies are bound to be enlightening to anyone who goes through it. I would urge everyone to focus on it, and we will find a sublime resolution mechanism for the problems the world at large is facing and suffering at the moment. इस मौके पर आजादी का अमृत महोत्सव का स्मरण करने वाले गाने अतुल्य भारत देश हमारा को भी जारी किया गया। इस कार्यक्रम में ICCR के अध्यक्ष विनय सहस्त्रबुद्धे, सांसद भुवनेश्वर कालिता, ICCR के DG, किताब के अनुवादक, प्रकाशक और दूसरे गणमान्य व्यक्तियों ने हिस्सा लिया। वहीं उपराष्ट्रपति ने दिल्ली में एक मीडिया संस्थान के अमेजिंग इंडियंस 2022 अवार्ड्स के विजेताओं को सम्मानित किया। कार्यक्रम के दौरान अपने संबोधन में उपराष्ट्रपति ने कहा कि प्राचीन काल से ही भारत ने गणित विज्ञान, खगोल विज्ञान, दर्शनशास्त्र और भाषा विज्ञान के क्षेत्र में उत्कृष्ट विभूतियों को सृजित किया है। हमारा दायित्व है कि सामान्य पृष्ठभूमि से आने वाले ऐसे बदलाव के नायकों को केंद्र स्तर पर पहचान दिलाई जाए, ताकि राष्ट्रहित में उनके अनुभवों और क्षमताओं का लाभ उठाया जा सके। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने इस बात पर खुशी जाहिर की कि भारतीय नागरिकों में मानव संसाधनों की असाधारण प्रकृति को विश्व भर में मान्यता प्राप्त है। एक मीडिया कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि भारत ने प्राचीन काल से ही विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट विभूतियों का सृजन किया है और एक महत्वाकांक्षी राष्ट्र के रूप में ये हमारा सामूहिक प्रयास होना चाहिए कि हम इन असाधारण व्यक्तियों की क्षमता को पहचानें और सार्थक रूप से उसका लाभ उठाएं। Since ancient times, we have produced outstanding luminaries in the field of mathematics, science, astronomy, philosophy, and linguistics for hundreds of years. The improvements in our governance framework and other catalytic initiatives institutionalized in our country in recent years
have created an enabling environment to nurture and develop the inherent talent in various remote corners of our country. The results are being felt on the ground. उपराष्ट्रपति ने गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, ट्विटर, IBM, मास्टरकार्ड, स्टारबक्स जैसी जानी मानी बहुराष्ट्रीय कंपनियों की सफलता में भारतीयों द्वारा निभाई गई केंद्रीय भूमिका का जिक्र करते हुए इस बात पर जोर दिया कि हमारी मानव प्रतिभा और दृष्टिकोण उत्कृष्ट गुणवत्ता पूरे दुनिया में जानी जाती है। During the past decades, Indians have amazed their global peers by playing an increasingly focal role in the success of reputed powerhouses such as Google, Microsoft, Twitter, IBM, Mastercard, Channel, PepsiCo, Starbucks, to name only a few. At home, we have seen remarkable growth of this talent, and I'm sure that reflects that we are on incremental trajectory of growth and development. बता दें कि उपराष्ट्रपति ने हाल के वर्षों में शासन के ढांचे में सुधार और देश के कोने कोने से प्रतिभाओं को विकसित कर आगे लाने के लिए एक सक्षम वातावरण तैयार करने के प्रयास किए। कार्यक्रम के दौरान सोनाली बेंद्रे और उस्ताद अमजद अली खां, पुरस्कार विजेता और कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। लोकतंत्र में संसदीय समितियों का अहम स्थान है। समय समय पर इन संसदीय समितियों की बैठक होती है। विभिन्न मुद्दों पर चर्चा के बाद ये समितियां अपनी रिपोर्ट सभा के समक्ष रखती हैं। तो आइए जान लेते हैं इस सप्ताह लोकसभा में किन किन संसदीय समितियों की बैठक हुई। लोकसभा में बीते सप्ताह संपन्न हुई संसदीय समितियों की बैठकों पर नजर डालें तो 9 सितंबर 2022 को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस संबंधी समिति की बैठक हुई। 9 सितंबर को ही जल संसाधन संबंधी समिति की बैठक हुई। 9 सितंबर को ही विशेषाधिकार समिति की बैठक संपन्न हुई। 13 सितंबर 2022 को प्राक्कलन समिति की बैठक हुई। 13 सितंबर को ही सार्वजनिक उपक्रम समिति की बैठक हुई। इसके साथ ही अधीनस्थ विधान संबंधी समिति की बैठक भी 13 सितंबर 2022 को ही संपन्न हुई। वहीं 14 सितंबर 2022 को प्राक्कलन समिति की बैठक संपन्न हुई। 15 सितंबर को संसद टीवी का 1 साल पूरा हो गया। इस खास मौके पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद टीवी के कर्मचारियों को बधाई दी और उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। उपराष्ट्रपति ने ट्वीट के जरिए कहा कि नैतिक पत्रकारिता करते हुए लोकतंत्र की जड़ों को मजबूत करने में संसद टीवी की भूमिका की सराहना की जानी चाहिए। वहीं लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि उम्मीद है कि संसद टीवी राष्ट्र के प्रति अपने दायित्वों को इसी तरह निभाता रहेगा। तो कार्यक्रम पार्लियामेंट दिस वीक में इतना ही, लेकिन जाने से पहले एक जरूरी बात, आप इस कार्यक्रम को संसद टीवी के YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। हमें आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे संसद से जुड़ी अहम खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।